नेशन नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता कृष्णन। नमस्कार, मैं हूं मंदार फंड से। और रुक करते हैं अब आज के चर्चा पर। सीएसटी पुल हादसे की आज आप बात करेंगे। मासूम मौतों पर बीएमसी और मुंबई पुलिस का ढीला रवैया चौंकाने वाला है। जांच के नाम पर बीएमसी और मुंबई पुलिस मजाक कर रही है। 4 दिन बाद भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे ये लग रहा है कि 6 लोगों की मौत से बीएमसी और राज्य सरकार को खासा फर्क पड़ा हो। और हादसे को हुए 4 दिन बाद बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक एक भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं की है। कार्रवाई के नाम पर बीएमसी ने 2 लोगों के सस्पेंशन का झुनझुना पकड़ा दिया है। जी, ऐसे में मुंबई वासी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इसी बड़ी खबर पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है और निश्चित रूप से अगर ऑडिट हुआ है और उसके बावजूद ये पुलिया गिर रहा है तो इस ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए उसके ऊपर भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज गिरने की अगली सुबह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यही बयान दिया था, लेकिन उनके इस भारी भरकम बयान की जमकर अनदेखी हुई। सीएसटी पुल हादसा, 4 दिन, 6 मौतें, 30 से अधिक घायल। बीएमसी ने क्या किया? 2 लोगों को सस्पेंड। मुंबई पुलिस ने क्या किया? एफआईआर दर्ज, पर किसी का नाम नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। साउथ मुंबई में बड़े पुल हादसे पर ये है बीएमसी और मुंबई पुलिस की गंभीरता। गुरुवार को सीएसटी ब्रिज कोलैप्स में 6 लोगों की जानें गई और 30 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हादसे को 3 दिन से ज्यादा होने के बावजूद भी बीएमसी ने न ही स्ट्रक्चरल ऑडिटर के खिलाफ न ही कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ किसी भी प्रकार की एफआईआर रजिस्टर की है। इसी में जो स्ट्रक्चरल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है इस ब्रिज कोलैप्स पर, उसमें ऐसा देखा जाता है कि छोटे अफसरों को, जो असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, उन्हीं पर एक्शन लेने का सोच विचार हुआ है, पर सारे बड़े ऑफिसर को अभी तक सेफ रखा गया है। मिरर नाउ का बड़ा सवाल, सीएसटी पुल हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद भी क्या महज 2 लोगों का सस्पेंशन काफी है? आखिर मुंबई पुलिस और बीएमसी मासूमों की मौत पर गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या आम मुंबईकर की जान की कोई कीमत नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे जितेन गजारिया, बीजेपी के प्रवक्ता है, सचिन आहिर एनसीपी के मुंबई प्रेसिडेंट हैं, राजीव मिश्रा नेशनल स्पोक्स पर्सन है यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के, और डॉक्टर सुजय कांतावाला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ लॉयर है। आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करेंगे डॉक्टर सुजय कांतावाला आपसे। अगर हम नज़र डालें उस एफआईआर पर जो दर्ज हुआ है, एक तो यहाँ पर एफआईआर में किसी के नाम लिखे नहीं गए, महज एक एफआईआर दर्ज हुआ है। और दूसरी बड़ी बात जो है, केस रजिस्टर हुआ है 304A के तहत। ये बताएं, क्या इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या ये मान सकते हैं हम कि पुलिस यहाँ पर ढिलाई बरत रही, किसी तरह का ढीलापन हो रहा है कार्रवाई में? देखिए, 304A जो सेक्शन एफआईआर में मेंशन है, उसकी सज़ा सिर्फ 2 साल है। और अगर ये 304 पार्ट 2 एफआईआर में होता तो इसकी सज़ा 10 साल होती। 3042 नॉन बेलेबल ऑफेंस है और यही राइट प्रोविज़न था, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट जगह जैसे कोई होटल या कुछ ऐसी जगह पे अगर ऐसा हादसा होता तो हमेशा 3042 लगाती है पुलिस। तो मुझे सरप्राइज हो रहा है, मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि इसमें 304A क्यों लगाया गया। दूसरी बात, 4 दिन हो गए हैं और अननोन पर्सन्स, अभी भी अननोन पर्सन्स चल रहा है। भाई, जिसने ऑडिट किया उसका नाम है, जो ऑफिसर्स इंचार्ज में थे उनका नाम है, जो लोकल कॉरपोरेटर जो हमारा प्रतिनिधि है उसका नाम है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हर हादसे के बाद
टाइम बीत जाएगा, लोग भूल जाएंगे और वही सिचुएशन आज सपोज 8-10 दिन के बाद भी हम अगर चर्चा करेंगे तो मेरे को बहुत दुख से कहना पड़ता है कि वही सिचुएशन शायद उभर आएगी। इसके लिए मुंबईकरों को साथ में जुड़कर ये हादसा भूलना नहीं चाहिए। इतने हादसे हो गए, कुछ इसमें परिवर्तन आया नहीं। आपको याद होगा कमला मिल्स में जो हादसा हुआ था, उसके बाद मैंने PIL फाइल की थी हाईकोर्ट में। जस्टिस अरविंद सावंत की कमिटी बिठाई गई थी एज पर हाईकोर्ट ऑर्डर्स, और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस किए हैं, उन्होंने जो सजेशंस किए, और उसके दरमियान काफी लोग अरेस्ट भी हुए थे। ऐसा क्यों यहाँ पे नहीं हो रहा है? यहाँ पे इतने लोगों की जान चली गई, क्या कसूर था उनका? फ्लाईओवर, वो फुट ब्रिज जस्ट यूज करना। आज जितने भी फुट ब्रिजेस है बॉम्बे में, ऐसे तो कहीं कहीं आपको आश्चर्य होगा, ऐसे तो कहीं कहीं है जो 100 साल पुराने हैं ब्रिटिशरों के टाइम, उसके ऊपर कॉन्क्रीटाइजेशन किया जाता है। मतलब आप मलहम लगाने का काम कर रहे हो, लेकिन उसका स्ट्रेंथ क्या है वो कोई देखता नहीं। आप मुसाफिर खाने से जाते हुए वाड़ी बंदर का ब्रिज देखिए जो कर्नाक बंदर जाता है जी, वो ब्रिज आप देखेंगे तो आपको देख के ही डर लगेगा, और उस पे लोग चढ़ जाते हैं, गाड़ियां जाती है, उसकी कोई मरम्मत नहीं हो रही है। ये बहुत शॉकिंग चीज है। जी बिल्कुल, ये बहुत शॉकिंग चीज़ है। और सचिन अहिर, जबकि आप मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आपको इस पूरी एक तरह से जो प्रोसेस होती है, जो SOP होता है, ऐसे जब हादसे होते हैं तो वो भी आपको पता है कि आपको ये लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से सस्पेंशंस किए जा रहे हैं, वो पर्याप्त है। और ख़ास करके जबकि मुख्यमंत्री ने ये बता दिया है कि जो ऑडिट की गई थी वो ऑडिट में भी खामियां अगर है तो उस पर सवालिया निशान लगता है। अगर इतने बड़े ओहदे के एक शख्स ने ये सब बता दिया है तो पुलिस क्यों झिझक रही है अपने रिपोर्ट के लिए? और जो कलम उन्होंने इस्तेमाल किए हुए, जिस तरह से पुलिस ने सेक्शंस डाले हुए हैं, वो भी ठीक से ज़्यादा सख्ती से नहीं पेश आए हुए हैं। अब बहुत ही दुर्दैव की बात है कि ये विषय को सेंसिटिवली लिया नहीं गया है। इसके पहले जितने बार हादसा होते हैं, मुंबई वापस उभर के आती है और फिर मुंबई की स्पिरिट के बारे में बात की जाती है। मंदार जी, मैं आपके सामने नज़र में लाना चाहूँगा कि केंद्र सरकार से स्वच्छता अभियान के अंतर्गत करोड़ों रुपए का फंड आया है, और ये एक सर्वेक्षण जो गए 2 महीने से यहाँ पे चल रहा था, जिसमें दुर्दैव से मुंबई का नंबर इसके पहले आगे था लेकिन और पीछे चला गया। सिर्फ स्वच्छता अभियान को सक्सेस करने के लिए ये ब्रिजेसों के ऊपर सिर्फ, जैसे हम कहते हैं कि टाइलिंग लगाकर उसको रिफ़्रेश करके दिखाने की कोशिश की गई, और ऐसा बताया गया कि मुंबई बहुत स्वच्छ है और मुंबई की सुंदरता दिखाने की कोशिश की। एक नेक्सस और पॉलिटिकल नेक्सस और ब्यूरोक्रेट्स और कॉन्ट्रैक्टर के नेक्सस के सिवा ये इम्पॉसिबल है। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से मैं आरोप करना चाहता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी, जो एक अंडरस्टैंडिंग कमेटी बैठी है, जो बन गई है, जहाँ पे मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, जब इसका ऑडिट हुआ, मुंबई में 234 ब्रिजेस थे जो फुटओवर ब्रिज रेलवे से कनेक्टेड है और पब्लिक जिसको यूटिलाइज करते हैं रोड्स के ऊपर में, उस ब्रिजेसों को रिपेयर करने के बारे में जब प्रस्ताव आया, 2 बार 3 बार स्टैंडिंग कमेटी में नॉट टू टेकन, नॉट द सब्जेक्ट नॉट टू बी टेकन करके निर्णय लिया गया। इसका मतलब ये ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर जब तक के मिलता नहीं है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को, और अनफॉर्चुनेटली स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन में वहाँ के तब के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक भी जो वॉचडॉग की भूमिका ले रहे थे, दुर्दैव से, मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ, जो फैक्चुअल लेकिन आपके सामने आना चाहिए, इन लोगों ने भी नॉट टू बी टेकन लिया। आज दुर्दैव की अवस्था ऐसी है कि मुंबई में रेलवे से लागत हुए में 34 ब्रिजेसों में से 234 तो टोटल है, लेकिन रेलवे से कनेक्टेड हुए आज 12 से ज़्यादा ब्रिजेस बहुत ही मेजर डेंजरस सिचुएशन में, और इसको SOS बोलकर इसको लेना चाहिए था। हमारी ये दुरावस्था है कि रेलवे के पास भी इतनी बड़ी मैकेनिज्म होने के बावजूद भी मिलिट्री को बुलाकर आज ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। एल्फिंस्टन को लेकर महानगर पालिका के ऊपर विश्वास रहा नहीं है, रेलवे के पास यंत्रण नहीं है। ये नेक्सस जब तक के ब्रेक नहीं होगा तब तक के होगा नहीं, और ये नेक्सस कहाँ तो भी इलेक्शन के माध्यम से बाहर नहीं आवे, ये डर से प्रशासन हो या वहाँ के राज्यकर्ता या राज्य सरकार और महानगर पालिका इसको दबाने की कोशिश करे। जो मुंबई महानगर पालिका के प्रमुख चेहरे बोलकर जो सामने दिख रहे, आज दुरावस्था इसी है कि दुर्दैव की बात है कि वो घटनास्थल पर भी नहीं आ सके,
और नहीं आए ना उनके पास से कोई ऐसा मेजर स्टेटमेंट देखे, वो इलेक्शंस के अपने प्रचारों में मग्न है। तो आज ये नेक्सस तोड़ने की कोशिश जो होनी चाहिए थी, दुर्दैव से हुई नहीं। मैं इनके पहले के जो वक्ता है, मैं उनको वापस आह्वान करूंगा कि इनके पास से, प्रशासन के पास से अपेक्षा करने से अच्छा हमको कोर्ट में जाकर ही दरवाज़ा ठोकना पड़ेगा। क्योंकि बार बार ऐसा क्यों होता है, जब कोर्ट कोई बात करती है तभी महानगर पालिका की प्रशासन जागे होती है। क्योंकि ये नेक्सस को तोड़ना है तो प्रशासन, जुडिशरी इसमें कुछ तो भी होना चाहिए। और इसलिए हमने मांग की थी कि CST के चीज़ को सामने रखते हुए पूरे सिस्टम की जुडिशरी प्रोब होनी चाहिए। जी, और अगर उस पूरे सर्वे की बात करें, जो गोखले ब्रिज जो अंधेरी में कोलैप्स हुआ था यहाँ पर राजीव जी, अगर उसकी बात करें, उसके बाद एक ऑडिट, एक सर्वे बोला गया था, एक सर्वे किया था IIT बॉम्बे, रेलवेज, BMC सब ने मिलकर एक सर्वे करा था सारे ब्रिजेस को, यहाँ पर सेफ है, अनसेफ है, मरम्मत की ज़रूरत है कि उसे पूरी तरह से तोड़ने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट भी आई थी, डिटेल्ड रिपोर्ट आई थी, साफ बोला गया था कि 18 ब्रिजेस ऐसे हैं जिनको तोड़कर फिर से बनाने की ज़रूरत है। सर्वे तो हो गया, लेकिन उसके बाद उस पर कुछ खास एक्शन होते हुए नज़र नहीं आया इस शहर को। कविता, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो ब्रिज का ऑडिट किया गया है, जिस देसाई इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा किया गया है, इस देसाई इंजीनियरिंग कंपनी को अगर आप जा कर के चेक करेंगी कंपनी रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे, तो 2003 में ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है। वो भी एक हाउसिंग जो एड्रेस है उस पर रजिस्टर्ड होती है, कोई कॉमर्शियल या ऑफिशियल एड्रेस नहीं है, एक हाउस का एक नंबर है उस पर रजिस्टर्ड है। और 2003 से लेके वो कंपनी आज तक उसी हाउस पे रजिस्टर्ड है। और इसके जो डायरेक्टर्स हैं, ये एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं, दिलीप देसाई, नीरज दिलीप देसाई और हेमलता देसाई। ये तीनों उसके डायरेक्टर हैं, यही तीनों मिलकर के उस कंपनी को चला रहे हैं। अब आप देखो, मतलब मैं बोल रहा हूं कि इसमें एक बहुत बड़े जांच की जरूरत है, बहुत गहराई से जांच की जरूरत है कि कैसे एक ऐसी कंपनी को एक पूरे मुंबई के ब्रिज का, जबकि आप जान रही हैं कितने बड़े बड़े ब्रिज हैं जिससे लाखों लोग प्रतिदिन उन ब्रिज का से गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं, उस ब्रिज के ऑडिट का आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है और आप एक ऐसी कंपनी को दे रहे हो जो एक घर से चलाई जा रही है और जिसके सारे डायरेक्टर एक ही घरेलू परिवार के लोग हैं। इसका मतलब कि आपने देने से पहले यह भी जांच नहीं की कि इस फर्म के पास कितने IITians हैं जो इनके यहाँ काम करते हैं, या कितने अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर इनके पास हैं जो इसका काम करते हैं, और उनको कि उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ों की जांच किए बिना आपने उनको ये ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर बेसिक में ही इतना बड़ा फॉल्ट आपको दिखाई देता हो, वहां आप कैसे समझ सकती हैं कि आपको एक अच्छा ऑडिटर आपको मिलेगा या एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट आपके पास आएगी। तो जहां बेसिक में ही करप्शन से शुरुआत हुई है। और रही बात सचिन अहिर साहब की, जो आज बहुत ताकत से बोल रहे थे कि भाई ऐसा स्टैंडिंग कमेटी नहीं, अंडरस्टैंडिंग कमेटी हो चुका है, तो सचिन अहिर साहब, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग वहां मेंबर्स के रूप में नहीं हैं या पालिका को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आप भी बहुत बार नगर सेवक के रूप में वहां काम कर चुके हैं। आपके समय में भी यही अंडरस्टैंडिंग कमेटी चलती थी और आज भी यही अंडरस्टैंडिंग कमेटी चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब आप सुजय कांतावाला को बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में चले जाइए, क्यों नहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग भी कोर्ट में जाते हैं? क्यों नहीं कांग्रेस के लोग कोर्ट में जाते हैं? क्यों सोशल एक्टिविस्ट से ही आप लोग हमेशा ये होप करते हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे, वो ऑर्डर लाएंगे और आप लोग मलाई खाएंगे? आप क्यों नहीं करते हैं? आपका कोई, आप विरोधक हैं तो क्या आपका कोई रोल नहीं है? अरे सत्ता पक्ष से तो आदमी समझ सकता है कि सत्ता पक्ष को आप लोग बोलते हैं कि वो मलाई खाने का काम कर रहा है। अगर आप मलाई खाने का काम नहीं कर रहे हैं तो दिस इज योर ड्यूटी। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सुजय कांतावाला हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है, वो तो अपना एक्स्ट्रा वर्क करने जाते हैं PIL कर करके। आप, मेरा कहने का मतलब है कि मंदार, में एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज ये बहुत जरूरत है मुंबई की, विशेषकर मुंबई करों से मैं ये निवेदन करता हूं कि अगर आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है तो तज्ञ लोगों को जनप्रतिनिधि चुनिए, जिनको आप जानते हैं कि सोशल एक्टिविज्म करते हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो BMC में चल रहे करप्शन को विराम लगाने में कामयाब होंगे, जो BMC के इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को उनका सही चेहरा दिखा पाने में कामयाब होंगे। ऐसे जानकार लोगों को जब तक आप नहीं चुनते हैं तब तक जनप्रतिनिधियों से आपको कोई विशेष आशा नहीं रखनी पड़ेगी। जी, राजीव जी जिस बारे में बात कर रहे थे मंदार, हमारी जो सहयोगी है सांत्या गोरा, वो खुद एड्रेस निकाल कर, एक सेकंड आ रहे आपके पास आ रहे, लेकिन सांत्या खुद अब वो एड्रेस लेकर गई थी जो 3 ऑफिसेज लिस्टेड है इस ऑडिट फर्म के,
तीनों ऑफिसेस में वो जाकर आई थी। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि उसे क्या मिला। जी चलिए देख लेते हैं कि सांत्या ने क्या पता लगाया, तीनों एड्रेसेस में उसको क्या मिला। चलिए देखते हैं। DD Desai Architecture Consultant firm is the firm which did the structural audit of CST Footover Bridge which collapsed on 14th of March and claimed 6 lives. Team Mirror now is trying to track the owner of the firm and other officers of the firm, but the address which is mentioned on the internet, this is the address 18th 4th floor, plot number 19B, GD Patil Building, Daud Bagh Lane, Andheri West, Mumbai. We are at that very particular location. This is that very lane which is mentioned as the address on the internet, but there is no such building here. Right now we are present in Mumbai's Andheri area, and this complex which you can see, Pearl Heritage, this is a complex where one of the offices of DD Desai firm is here. And if we talk about the firm claims to have 2-3 offices in Mumbai, and as far as this particular office is concerned, they were functional from here till last 2 to 3 months, but after that they left. And 504, the number you can see, Dilip Kumar D. Desai, he is the owner of the firm, and his office used to be here 2-3 months ago, and now his people, they come here daily to collect couriers and other papers which are still mailed on this address. Sir, ये आप बताएंगे जो 504 में है, ये लोग का ऑफिस अभी भी यहाँ पे है कि पहले था? ऑफिस है इधर ही। तो पहले वो लोग पहले चालू था, लेकिन अभी बंद है ऑफिस। हाँ, कोई आता है यहाँ पे? वो उनका आदमी आता है, शाम के टाइम आता है। आदमी क्यों आता है सर डेली यहाँ पे? शाम को 4-5 बजे आता है। क्या लेने के लिए आता है? वो कुछ कुरियर बिरियर होता है उनका, वो आके लेके जाता है। So this is a place where DD Desai and his family lives. We tried to have a conversation with one of the family members. A woman who opened the door told us that how this is the place where the entire family lives, but she did not agree to speak about it. All she said that the family will speak about the incident on Tuesday, not before that. But this is that very house. And another thing is that how this actually is the residential address of the Desai family, but this is also mentioned. This place is mentioned as the head office address in the letterhead of the firm, and especially this can be seen in the structural audit report which DD Desai firm submitted to BMC. This can be seen as the head office address, and this is that very place in Andheri West where Desai family lives. And Mumbai, with camera person Nisar, this is Santya for Mirror. ये सांत्या ने, हमारे संवाददाता ने जिस तरह से ये पूरा एक तरह से पर्दाफाश किया है इस ऑडिट एजेंसी का, ये ऑडिट एजेंसी जो एक कंपनी के तौर पर चलती है, किस तरह से एक छोटे घर के तहत आपने ये देखा है, तो आपके पास जवाब दिन हो गए ना, कोई अभी तक हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि ये ऑडिट में कहीं पे कुछ गलत चीजें हुई है और सवालिया निशान है, तो ऐसी हालत में अब तक ये ऑडिटर्स को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई है? देखिए, दो चीज कहना चाहता हूँ। पहले तो मुख्यमंत्री साहब ने, सीएम साहब ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि इस मामले के अंदर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर स्टैंड लिया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी धारा नहीं चलेगी। यह कल्पेबल होमिसाइड का मामला है, और इसके अंदर सिर्फ छोटे मोटे अफसर नहीं, लेकिन जो भी ऑडिट फर्म है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी कॉर्पोरेटर है, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो सीनियर बीएमसी ऑफिसर है, चीफ इंजीनियर के लेवल तक, उन सबके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है, और यही आपकी सरकार है। आपको याद दिलाया, दोनों जगह पे आपकी सरकार है, बीएमसी और राज्य सरकार में आपकी सरकार है, आपका होम मिनिस्टर है,
आपके मुख्यमंत्री है, तो फिर ये जो आप मांग कर रहे हैं किसकी तरफ मांग कर रहे हैं? बीएमसी में हमारी सरकार नहीं है, सरकार है, महानगर पालिका आपकी सरकार नहीं है, लेकिन बीएमसी में भाजपा और आप ही हो सभी। आप कैसे नहीं कह सकते कि आपकी सरकार नहीं है बीएमसी में भी? अगर ये चर्चा एक मिनट सबसे पहले 97 के अमेंडमेंट के बाद बीएमसी इज अ लोकल सेल्फ बॉडी, और उसके अंदर नहीं भाई साहब एक मिनट मैंने आप लोग को सब लोग बोल रहे थे, मैंने कहीं पे भी इंटरप्ट नहीं किया था, तो मैं भी चाहूंगा कि मैं जब भी बोल रहा हूं तो इंटरप्ट ना किया जाए, और मैं अपेक्षा रखूंगा कि क्योंकि ये मामला इतना गंभीर है कि इसके ऊपर राजनीति ना हो। तीनों मेरे पहले जिन्होंने बोला, सचिन बाबू ने बोला और मिश्रा जी ने बोला और पहले वक्ता ने जो बोला, तो उनकी सबकी बातों से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सबकी बातों से सहमत हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि कमला मिल्स के अंदर हुआ, तो कमला मिल्स के अंदर एकदम स्ट्रिंजेंट एक्शन इमीडिएटली लिया गया, फिर चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, फिर चाहे वो रियल एस्टेट वाला हो, फिर चाहे वो कोई बड़ा होटल ओनर हो या कोई भी हो। दूसरा, जैसे सचिन बाबू ने कहा कि सिस्टमिक चेंजेस, अभी जो आपने रिपोर्ट दिखाई, अभी आपने एक जो रिपोर्ट दिखाई कि ये जो स्ट्रक्चरल और ये जो ऑडिट वाला जो थे उसके अंदर ये एड्रेस और ये सब, एक कहीं ना कहीं ये जो पूरी वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम है बीएमसी की, उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, बीवी के नाम पर, भाई के नाम पर, किसी के नाम पर दूसरी कंपनी खड़ी कर देते हैं, वापस से वही धंधा करते हैं। आज कहीं ना कहीं वापस से एक बार सिस्टमैटिक चेंजेस करते हुए, सिस्टम में बदलाव लाते हुए, ये वेंडर जो है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इनका जो नेक्सस तोड़ने का बहुत जरूरी है। और मैं आपके माध्यम से बीएमसी को और इवन राज्य सरकार को कहूंगा कि इसके ऊपर हमें अभी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तीसरा, जो मिश्रा जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि हम जो बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट की और ये सब की, आज ज्यादातर जो ये बीएमसी में हो या इनके कॉन्ट्रैक्टर्स में हो, ये लोग सिविल इंजीनियर्स को भरते हैं, ये सिविल इंजीनियर को भरते हैं। क्या उनके पास उतनी उनके स्किल सेट्स हैं कि वो लोग इतना बड़ा काम बराबर से कर सकते हैं? नहीं। हर एक कॉन्ट्रैक्टर का, मैं कहूंगा हर एक कॉन्ट्रैक्टर को, यहाँ तक कि बीएमसी के इंजीनियरिंग स्टाफ का भी इसके ऊपर एक विचार होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑडिट है, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो या और सब हो, तो उसके अंदर हम अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे टेक्नोक्रेट्स क्यों नहीं ला पा रहे? इसके ऊपर एक विचार होना चाहिए। ये सब जब बात करेंगे तो हम उस पर आएंगे कि जो बदलाव लाना है कि जिससे ये ऐसी दुर्घटनाएं वापस ना हो, वो उसके लिए ये सब बदलाव लाने जरूरी है। और जहां तक ये मामले की बात हुई, तो राज्य सरकार पहले ही दिन सीरियस थी, आज भी सीरियस है और अभी भी सीरियस ही होगी कि इसके ऊपर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी जितेंद्र जी, सवाल यहाँ उठता है कि ये नौबत आई ही क्यों? आपको याद होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला देती हूँ। एक सेकेंड, आपको याद दिला देती हूँ। बीएमसी के लिए जब इलेक्शंस हुए थे, मुंबई सिविक बॉडी के लिए जब इलेक्शंस हुए थे, जब उसके रिजल्ट आए थे, उस दिन बीजेपी ने हमसे ये कहा कि हम सत्ता में नहीं, हमें सत्ता का कोई मोह नहीं है, हम सत्ता में नहीं बैठेंगे, हम मुंबई का वॉच डॉग बनेंगे। बड़ा खूब निभाया अपने वॉच डॉग का रोल। तो अब 5 साल हो गए उसके लिए। नहीं, तो अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने अपने वॉचडॉग की भूमिका ठीक से निभाई है। मिश्रा साहब ने अभी जो बोला ना कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों याचिका नहीं डालती है, तो मुझे आपको और इनको दोनों को मैं याद दिला दूं, ई टेंडरिंग सिस्टम हो जिसके अंदर घोटाला हुआ, रोड कॉन्ट्रैक्टर्स वाला हो या डीसिल्टिंग का मामला हो, सब मामले के अंदर जो कंप्लेनेंट है और जिन्होंने पीआईएल फाइल की है वो भारतीय जनता पार्टी का ही पदाधिकारी है। भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी के अंदर और बीएमसी के बाहर दोनों जगह पे वॉचडॉग की भूमिका एकदम ठीक से निभाई हुई है। कमला मिल्स में जो आग लगी थी, कमला मिल्स में जो आग लगी थी, एक सेकेंड, आपने कहा आपने वॉचडॉग का रोल निभाया। एक सेकेंड जितेंद्र जी, एक सेकेंड, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि आपने रोल निभाया, ये बताएं कि जो 3 अफसर जिन्हें शो कॉज नोटिस इश्यू हुए थे, वो 3 अफसर का क्या हुआ? सस्पेंशन के आगे उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? और कमला मिल्स में लगी आग को 1 साल हो चुका है। पहले जो मैं मुद्दा खत्म करना चाहता था, एक सेकंड, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने कहा
कि हर एक मुद्दे के ऊपर जहां पे बीएमसी का भ्रष्टाचार और बीएमसी की जो इनएफिशिएंसी बाहर आई है, वो सारे के सारे जो कोर्ट के मामले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने ही डाले हुए और भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने। जी एक सेकंड के रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है गोवा से। ये खबर है सूत्रों की जानकारी है गोवा से, गोवा फॉरवर्ड पार्टी की तरफ से विजय सरदेसाई जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रमोद सावंत जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रमोद सावंत आपको बता दें कि बीजेपी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के स्वरूप में चुने गए हैं। नितिन गडकरी आज दिन भर उनसे एक मीटिंग कर रहे थे, उसके बाद ये नाम तय किया गया और गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो है उनके ये सूत्र है और उनके सूत्रों ने ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाई हुई है। गोवा में जो स्थिति बन गई है, खास करके मनोहर पर्रिकर जी के देहांत के बाद, ये अब बताया जा रहा था, कांग्रेस ने भी गोवा के गवर्नर के पास ये क्लेम किया था कि गोवा में अब जो बहुमत है वो कांग्रेस के पास है, लेकिन अब ये नई बात सामने आई है, नई खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें, हमारे सूत्रों की तरफ से आई हुई ये खबर है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के सूत्रों ने ये खबर अब तक पहुंचाई है और हमारे सहयोगी मयूरेश साथ में है। मयूरेश, क्या खबर है? जी बिल्कुल, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिल रही है वो यही है कि ये जो डील स्ट्राइक होनी थी वो अब हो चुकी है। गोवा फॉरवर्ड को डिप्टी सीएम चीफ ये जो पोस्ट है वो मिलने वाली है। विजय सरदेसाई गोवा के अकेले डिप्टी सीएम होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और जो नाम पे गोवा फॉरवर्ड हो या एमजीपी हो, जिन्होंने विरोध किया था प्रमोद सावंत जो है उनका नाम सीएम पद के दावेदार के लिए माना जा रहा है, अब तय हो चुका है। तो प्रमोद सावंत जो है वो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि प्रमोद सावंत अगले सीएम होंगे गोवा के। डिप्टी सीएम जो है वो विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड के होंगे। हालांकि सूत्रों ने ये भी बताया है कि फिलहाल निगोसिएशन जो है वो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष जो है एमजीपी उनके साथ चल रहे हैं और सुदीन ढवलीकर को भी जो है वो डिप्टी सीएम पोस्ट दी जा सकती है। लेकिन हमने जब बात की लऊ मामलेदार से, ये महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी ने एक प्रस्ताव तय किया है कि किसी भी पक्ष को अगर सरकार बनानी है गोवा में और उनकी सहायता चाहिए तो उन्हें 6 मेंबर की एक कमेटी उन्होंने बनाई है, उससे पहले बात करनी होगी। और इस कमेटी का सीधे तौर पे कहना यही है कि हमारे पक्ष के जितने भी यानी 3 एमएलए हैं, इन 3 एमएलए को आपने तीनों को जो है वो मिनिस्टर बर्थ देना चाहिए, एक, और दूसरा उनके चाहत के जितने भी कॉरपोरेशन है गोवा में, उनमें से 3 कॉरपोरेशंस उस पार्टी को एमजीपी को देने पड़ेंगे। तो फिलहाल इनके निगोसिएशन चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से दूसरी खबर मंदर ये भी आ रही है कि शायद से आज देर शाम जो है वो शपथ ग्रहण विधि हो सकती है राजभवन में। तो फिलहाल हम अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रमोद सावंत जो अभी फिलहाल स्पीकर है गोवा असेंबली में, वो गोवा के अगले सीएम होंगे और डिप्टी सीएम पद जो है वो गोवा फॉरवर्ड के पास यानी विजय सरदेसाई जो है वो डिप्टी सीएम होंगे। जी मयूरेश, और एक सवाल है, जिस प्रकार से ये खबर सामने आती हुई दिख रही है, क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस ने जो दावा किया था उसकी वजह से ये हड़बड़ाहट में ये पूरे निर्णय लिए जा रहे हैं, या फिर जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी बाद में जो बताए गए थे कांग्रेस की तरफ से कि उनके पास बहुमत है, वो जो स्थिति है वो स्थिति नहीं रहेगी? कांग्रेस हमेशा यही बोल रहा है कि हमारे पास आंकड़े हैं, लेकिन कौन से आंकड़े हैं वो कांग्रेस दिखा नहीं रहा है। कांग्रेस सिर्फ अपने पास 14 एमएलए जो है उनको लेके सामने जा रहा है। हालांकि भाजपा के लिए ये आसान नहीं था कि इन छोटे पक्षों को, खास करके एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड को उस तरह से मनाना, क्योंकि डिप्टी सीएम पद उन्हें देना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब मनोहर पर्रिकर थे
तब भी ऐसी स्थिति आई थी, लेकिन तभी भी उन्होंने मना किया था कि डिप्टी सीएम पद ऐसा कोई वो तैयार नहीं करेंगे और वो ना किसी पक्ष को देंगे। हालांकि उन्होंने जब जैसे जैसे उनकी तबीयत खराब होती रही, उसके बाद उन्होंने अपने पास के जो पोर्टफोलियो थे वो इन मिनिस्टर्स को दिए थे, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं दिया था। लेकिन फिलहाल डील जो स्ट्राइक होते हुए दिख रही है वो यही दिख रही है कि कांग्रेस अपना मतलब हमने देखा था बंदा 2 दिन में 3 बार कांग्रेस ने खत लिखा, लेकिन गवर्नर की तरफ से उन्हें कोई किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर से एक बार असफल होते हुए दिख रही है। और जैसे हमने पहले भी देखा था 2017 में कि जिस प्रकार से नितिन गडकरी ने मनोहर पर्रिकर के साथ अपना करिश्मा चला था, आज खुद अमित शाह यहाँ पे थे, नरेंद्र मोदी यहाँ पे थे, और नितिन गडकरी ने फिर से एक बार शायद से ये कर दिखाया है और गोवा में भाजपा की सत्ता अब कायम रहेगी। जी शुक्रिया मयूरेश जानकारी के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से राजनीति का चेहरा सामने आते दिख रहा है, क्योंकि गोवा में अब जबकि आखिरी विदाई दी गई थी गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को, लेकिन उसके तुरंत बाद एक्चुअली कविता पूरे दिन भर ये चर्चा चल रही थी कि उसके पहले ही कोई जाके शपथ ग्रहण करे। तो ये है गोवा के राजनीति का चेहरा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो चर्चा है मुंबई के ऊपर जारी रखेंगे। और मुंबई ब्रिज कोलैप्स को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने ऑडिट फर्म के मालिक डीडी देसाई का बयान दर्ज किया है। 4 घंटे तक पूछताछ की गई। डीडी देसाई के घर और ऑफिस में छापेमारी भी की गई है। सांत्या जुड़ रही है इस खबर पर और डिटेल्स लेकर। सांत्या, क्या खबर है आपके पास? कविता, डीडी देसाई फर्म के जो मालिक हैं दिलीप कुमार देसाई, उनसे आज मुंबई पुलिस ने पूछताछ की। 4 घंटे तक उनका बयान लिया है मुंबई पुलिस ने। उसके अलावा उनके दफ्तर और उनके घर पर भी रेड मारी गई है। 2-3 पते उन्होंने मेंशन किए हैं अलग अलग लेटर हेड पे अपने ऑफिस के पते के रूप में। उन सब जगहों पे मुंबई पुलिस की टीम आज गई और वहां पे पूछताछ हुई है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने कई और लोगों के भी स्टेटमेंट यानी कि उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। उनमें से कुछ बीएमसी के अधिकारी भी हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले पे पूरी तरह से उनका कहना है कि वो फोकस बनाए हुए हैं, लेकिन कब इसमें और धाराएं ऐड की जा सकती हैं या कब इसमें स्पेसिफिक नाम लिखे जाएंगे एफआईआर में, कविता, उसका आना, उस खबर का आना अब तक बाकी है। उस बारे में मुंबई पुलिस का बात करना बाकी है। 8 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने वाली है मुंबई पुलिस। उसमें क्या कहने वाले हैं, क्या उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया है या नहीं, या किसी को विशेष तौर पे नाम लेकर के आरोपी बताया है कि नहीं, इन सब सवालों के जवाब की उम्मीद है 8 बजे मुंबई पुलिस से। जी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपडेट आपको सांत्या ला कर देगी। लेकिन चलते हैं अब सीधे चर्चे के तरफ। मंदार, यहाँ पर एक बात ज़रूर, यहाँ पर चलिए ऑडिटर को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की गई है, लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ ऑडिटर ही गुनहगार है, सिर्फ ऑडिटर ही इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि जो बीएमसी अफसरान है जिन्होंने जिनके नज़रों के अंदर ये पूरा ऑडिटिंग प्रोसेस हुआ है, जो इस ब्रिजेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, क्या उन पर किसी तरह का एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या महज सस्पेंशन से काम चल जाएगा? जी ये जो सस्पेंशन होता है कविता, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑफिसर सस्पेंड किया जाता है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी चलती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उसी के ऊपर वाले जो होते हैं वो उसकी इंक्वायरी करते हैं और आधी सैलरी उनको मिलते रहती है। और अगर बाद में समय जाए तो समय के बाद उन्हें फिर से रीइंस्टेट किया जाता है, फिर से सर्विस में लिया जाता है। तो ये हमेशा से चलता आया हुआ, यानी आप जो कह रहे हैं एक तरीके का पेड लीव है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जिस तरह से हमें बता रहे थे जितेंद्र गजारिया, डॉक्टर सुजय कांतावाला, सवाल आपसे है कि कानून की अगर नजर से देखें तो क्या इससे भी ज्यादा सख्ती से पेश आ सकती है सरकार? क्या इससे ज्यादा? जी मैं आपके पास आता हूँ। जी आपके पास आता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा कानून की नजरिए से देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं चर्चा में। डॉक्टर सुजय कांतावाला, क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा गहरी, इससे ज्यादा संजीदगी के साथ और सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, हमारे देश में कानून यह है कि यू आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी।
तो इसमें दो तरह के इश्यूज है, एक तो क्रिमिनल और एक सिविल यानी सर्विस मैटर। सर्विस मैटर में भले आप सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो इंक्वायरी एज पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ खत्म नहीं होती, आप ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि जिसको शोकॉज नोटिस इश्यू हुई है या जो सस्पेंड हुआ है वो गिल्टी है। रही क्रिमिनल की बात, सांथिया ने जो यहाँ पे हमको दिखाया है, जो रिसर्च किया है और जो एक्सपोज किया है, उससे तो अभी क्लियरली साबित हो गया है कि एफआईआर में नोन पर्सन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मेन पर्सन है। एफआईआर में इनका नाम तुरंत ऐड करना चाहिए जी। और इन्होंने जो रिपोर्ट्स बनाए उनको पता था कि ये फॉल्स और बोगस है, इसलिए 304 पार्ट 2 इंसर्ट करना बहुत जरूरी हो गया है अभी। जी जी सचिन जी, आप यहाँ पर जुड़ना चाहते थे। आप मंदा जी, मैं एक ही जी सचिन जी। नहीं मंदा जी, मेरा एक ही विषय था कि एक तो जैसे जो मेरा मिश्रा जी ने कहा कि मैं कभी नगर सेवक रहा नहीं और मैं राजनीतिक मंच से यहाँ पे बात नहीं करता। स्टैंडिंग कमेटी में बार बार हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन मेजोरिटी में निर्णय लिए जाते हैं। उस मीटिंगों में पत्रकार भी रहते हैं, उसके मिनट्स आप देख सकते हैं। और राजीव मिश्रा जी को मेरी विनती है कि हम अंदर लड़ रहे हैं, आप भी अभी यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने, आप भी बाहर लड़िए, अपन साथ में मिलकर लड़े। मेरा ये कहना था कि सिटीजन फोरम ने करना चाहिए ताकि ऐसे मामले ये सिटीजन फोरम के माध्यम से जुडिशरी इसकी प्रोब हो, क्योंकि सिर्फ इतने तक के सीमित नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्टेड होते हैं और मेट्रो में वही कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है। जो वॉचडॉग की भूमिका लेते हैं वो यहाँ महानगर पालिका में कह रहे कि नहीं हम विरोध करते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजना में वही कॉन्ट्रैक्टर दिखे जाते हैं। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम कितने दिन सिर्फ हादसा होने के बाद ऐसी चर्चा करते रहे और फिर हम प्रिकॉशन में ले। मुंबई में महानगर पालिका का बजट केरल के राज्य से भी बहुत ज़्यादा हमारे पास फंड है, हमारे पास पैसे है, टैक्स पेयर मुंबई के लोग देने वाले लोग हैं। मुंबई में और भी इतनी सारी संस्थाएं कि जो खुद होकर अपनी महानगर पालिका को मदद कर सकती है, पैसे के रूप में हो या काम के माध्यम से। ऐसा क्यों है कि 21वें शतक में हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन हम सादी ट्रेन की फुटब्रिज भी नहीं बना पा रहे। पेड़ों से लोग गिर रहे, ना फुटपाथ है ना कोई नहीं है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है करके। तो ये कब तक हम मुंबई करके सहन करेंगे? इसके आपके माध्यम से हमारा ये कहना है कि कोई ना कोई तो भी जब तक कि ये नेक्सस पॉलिटिकल हो सकता है, मैं आपके माध्यम से ये भी कह सकता हूँ कि उसमें सभी पार्टी के लोग भी अगर हो सकते हैं, तो वो भी नेक्सस जब तक के निकलेंगे नहीं तब तक के ये हादसे होंगे। जैसे कमला मिल में हुआ, अधिकारी सस्पेंड होंगे, वही अधिकारियों को फिर 2 साल के बाद लिया जाएगा। अभी भी ऑडिटर को अगर अरेस्ट किया जाएगा या स्ट्रक्चर ऑडिटर को किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर 2-3 जाएंगे, लेकिन ये जब तक के नेक्सस टूटेगी नहीं। और जतिन जी, मुझे तो हैरानगी की बात होती है कि आप ही तो कह रहे थे कि मुंबई में माफिया राज चल रहा है महानगर पालिका में, आज आप ये कह रहे हैं कि हम महानगर पालिका में नहीं है। अरे आप राज्य सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, लगाइए पूरी 2 साल से क्या 5 साल की इंक्वायरी। सवाल का जवाब लेंगे, उसमें अगर हमारे लोग भी होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। जी, इस सवाल का जवाब लेंगे हम जितेंद्र जी से, लेकिन पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गोवा से। एमजीपी पार्टी के भीतर दरार पड़ गई है। सुदीन को बीजेपी से उप मुख्यमंत्री के पद का ऑफर मिला है, लेकिन उनके 2 अन्य विधायक लेटर पर साइन करने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है। मयूरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूरेश, यहाँ पर बनते बनते बात बिगड़ने के आसार लग रहे हैं। जी बिल्कुल, बिगड़ने के आसार तो लग रहे हैं, लेकिन सुदीन ढवलीकर है वो इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऑफ़र जो है वो मेरे हाथ में है, मेरी पार्टी की तरफ से जो एक सपोर्ट का लेटर लगता है वो भी है, लेकिन मेरे जो 2 मिनिस्टर्स है, एमएलएज है, माफ़ कीजिए, वो उसके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी मिनिस्टर पद चाहिए। जैसे हमने पहले भी बात की थी लव मामलेदार से, जो पार्टी के महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के एक वरिष्ठ ऐसे नेता है, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने एक 6 सदस्य की कमेटी बनाई है। जिस किसी को गोवा में अगर सरकार प्रस्तावित करनी है, उनकी मदद अगर उन्हें चाहिए एमजीपी की, तो ये कमेटी जो है इसने कुछ एक ऐसा हम कहे कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पार्टी हमें 3 मिनिस्टर पद दे दे और
हमारे 3 कॉरपोरेशन जो है हमें जो कॉरपोरेशन चाहिए वो 3 कॉरपोरेशन अगर दे दे तो हम उस पार्टी को पूरा अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे। तो फिलहाल सुदीन के लिए दिक्कतें जो है बढ़ रही है वहाँ पे। एक दूसरी तरफ विजय सरदेसाई के लिए बहुत ही आसान हो गया है कि उनकी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है और वो डिप्टी सीएम अब बनने वाले हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट थोड़ी देर में होगी। ये सब जो जानकारी हमें मिल रही है वो सूत्रों से मिल रही है, लेकिन सुदीन के लिए दिक्कतें थोड़ी बढ़ रही है। तो सुदीन के लिए और थोड़ा उन्हें मशक्कत करनी पड़ेगी अपने जो 2 साथी है उनको थोड़ा कन्विंस। जी बिल्कुल मयूरेश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और कविता, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरह से राजनीति का स्तर भी गोवा में गिरते नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार लोग सिर्फ सत्ता की ओर देख रहे हैं और बाकी जो माहौल है उसकी तरफ देखने के लिए। लेकिन वापस चलते हैं चर्चे पर मुंबई ब्रिज के बारे में। यहाँ पर सीधा सवाल है आपसे जितेन गजारिया, क्या हम यहाँ मान ले कि आप हमें क्या आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि नज़र तो यही आ रहा है कि पुलिस और बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट तीनों के तरफ से यहाँ पर ढिलाई दिख रही है। आप हमें कैसे, अब हम ये मान ले कि सरकार इस बात को संजीदगी से ले रही है? आप देखिए कि हमने जब ये चर्चा शुरू की तो ये आरोप था कि पुलिस ने जो स्ट्रक्चरल ऑडिट फर्म था उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। और अभी जैसे आपकी रिपोर्ट ने आपके रिपोर्टर ने बताया कि उसके ऊपर उससे बुला गया, 4 घंटे बिठाया गया, पूछताछ की गई और 8 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मुझे लगता है कि हमें नहीं भाई साहब न्याय प्रक्रिया अगर आप समझते हो कि 2 मिनट मैगी नूडल्स है तो वो नहीं होता है। लेकिन हाँ, जैसे कि सीएम ने कहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस ने कहा है 8 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पुलिस क्या क्या एक्शन ले रही है, क्या क्या कर रही है। डॉक्टर काटावाला ने जो बोला वो सही है, हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये मैटर के अंदर कल्पेबल होमिसाइड 304(2) और वही स्ट्रिक्ट कलम ही लगनी चाहिए और वो लगेगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई छूटेगा नहीं। और बीएमसी के ऊपर, बीएमसी के कमिश्नर के ऊपर, अफसरों के ऊपर एक कंटिन्यूस प्रेशर होगा इसके अंदर, सिर्फ जूनियरों पे नहीं और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, एक्चुअल में एक्शन हो सबके ऊपर। जितेन जी माफ कीजिए, वक्त की कमी है, चर्चा जी जितेन जी वक्त की कमी है, चर्चा यही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है मंदार, घर के बाहर जो ऑडिटर है, जो बाहर से काम कर रहा है, जो कंसल्टेंट है, उस पर एक्शन लेना बेहद आसान है क्योंकि वो आपका स्टाफ नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ पर सवाल ये है कि घर के अंदर की सफाई बीएमसी कब करेगी? और साथ साथ ये जो पूरी तरह से तहकीकात चल रही है या फिर जांच का माहौल बनाया जा रहा है, वो जांच का माहौल नहीं बल्कि न्याय जल्दी दे। जो लोग मर गए हैं, मासूम लोग थे, उनको भी न्याय देने की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए जांच का मजाक नहीं होना चाहिए। जी बने रहिए हमारे साथ, मिरर नाउ पर लौटेंगे खबरों को लेकर।